हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, उसको करवाने जा रहा हूं। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के इसेंशियल कंसेप्ट्स क्या हैं। ठीक है जी। तो उसमें सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सो इसका मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन इन द इकोनॉमी। ये वो सिचुएशन होती है इकोनॉमी में जिसमें एएस किसके बराबर होता है? एडी के बराबर होता है, या यूँ कह लीजिए कि एस इज इक्वल टू आई, मतलब सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, अलॉन्ग विद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट देर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ना ही कोई एक्सेस कैपेसिटी है, ना ही अनएम्प्लॉयमेंट है। ये कौन सी सिचुएशन होगी? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की। और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन इन द इकोनॉमी व्हेन एएस इज इक्वल टू एडी और एस इज इक्वल टू आई, बट विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अकॉर्डिंगली देयर इज ए अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी और एक्सेस कैपेसिटी और अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी और अनयूटिलाइज कैपेसिटी भी रहेगी, मतलब फुली यूटिलाइज नहीं हो रही इन द इकोनॉमी इवन इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। हालांकि इक्विलिब्रियम है, मतलब जितना प्रोडक्शन हो कर रहे हैं वो सारा कंज्यूम हो रहा है, या यूँ कह लीजिए कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो रही है, या जितनी सप्लाई है उसके बराबर की ही डिमांड है। ठीक है, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट का केस भी हो सकता है। उसके बाद वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इट अकर्स व्हेन सम पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल। जब वो कुछ लोग काम करना ही नहीं चाहते और आर नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, या वो उनको लग रहा है कि जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है उस पर वो काम नहीं करना चाहते, वो सिचुएशन कौन सी आ जाएगी? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वो अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड है, मार्केट में काम है लेकिन वो काम नहीं करना चाह रहे। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है इट अकर्स व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क, जब वो काम नहीं फाइंड कर पा रहे, इवन व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जबकि वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने के इच्छुक है। ठीक है जी। द इकॉनमी फेल्स टू जनरेट या क्रिएट इनफ जॉब्स। इकॉनमी जो है वो फेल हो रही है, इनफ जॉब्स को नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, नहीं जॉब दे पा रही, क्योंकि जो प्लान्ड आउटपुट है वो लोअर देन द पोटेंशियल आउटपुट। ओके, ओइंग टू लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड। राइट बेटा, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सो फुल एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन एस इज इक्वल टू डी, मतलब सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल टू demand of labor corresponding to a given wage rate so that labor market is cleared and it is in a state of equilibrium। और ये state of कौन सा है? equilibrium का। उसके बाद अब हम बात करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की यदि हम बात करें, इट डजेंट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। वो कह रहे हैं कि इसमें ये नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो गई है। owing to constantly changing supply demand parameters in the economy due to, मतलब चेंज इन द कॉन्स्टेंटली जो डिमांड सप्लाई के पैरामीटर चेंज होते रहते हैं, उसमें ऑलवेज एग्जिस्ट सम फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें कुछ फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रह जाती है। द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है बच्चे। और अब फ्रिक्शनल क्या अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है? इज एन अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंज इन जॉब्स इन द डायनेमिक इकोनॉमी। तो डायनेमिक इकोनॉमी में लोग जॉब चेंज करते रहते हैं और एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब के जाने के बीच का जो समय वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है? इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन द सर्टेन इंडस्ट्री ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन टेक्निक, जो प्रोडक्शन टेक्निक की वजह से चेंज हो रही है। ठीक है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होगी, कोई फैक्ट्री पुरानी होगी, या उसके टेक्नोलॉजी वाला इंडस्ट्री नहीं चल रही, जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी वाला काम बंद हो गया, अब कलर टीवी वाला चल रहा है, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी वाले जो वर्कर हैं वो अब क्या हो गए? वो बेरोजगार हो जाएंगे जब तक वो नया काम नहीं सीखते। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड को स्टडी करते हैं। तो बेटा, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड में सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड होती क्या है। डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। डिमांड इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन इट इज लोअर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, नीचे ये डायग्राम देखिए, ये एग्रीगेट डिमांड है और यहाँ पे इनकम है,
और जो प्लैंड है, प्लैंड आपका नीचे वाले पॉइंट पे है और फुल एम्प्लॉयमेंट आपका ऊपर वाले पे आ रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए मान लीजिए ना यहाँ डिमांड 100 चाहिए और आपने जो प्लान की है वो 80 की है, कम की है, तो ये जो कमी है ये क्या कहलाएगी, ये डेफिशिएंसी कहलाएगी। ठीक है बच्चे, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, कॉजेज क्या है, उसके कारण क्या है, कॉजेज क्या है। इन केस ऑफ टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी वेयर टू सेक्टर एग्जिस्ट, पहला हाउस होल्ड और दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर जहाँ होते हैं, उसमें कॉजेज क्या होता है, पहला रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लोगों का अपना प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। दूसरा रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है। और दूसरा इन केस ऑफ फोर सेक्टर इकोनॉमी व्हेन ऑल हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर इसमें शामिल होते हैं, तो इस केस में भी ये वाले पहले 2 पॉइंट तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चौथा डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स, पांचवा राइज इन इंपोर्ट्स, छठा इंक्रीज इन टैक्स रेट्स। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। सो इसके कॉजेज क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब इससे नतीजा क्या निकलता है, उसके 4 क्रिटिकल सिचुएशंस हैं इकोनॉमी में। पहला तो आ जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट, नेचुरली मांग की कमी से प्रोडक्शन नहीं हो पा रही तो अनएम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी ही होगी। तो जो इकोनॉमी है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में चली जाएगी ओइंग टू डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। इक्विलिब्रियम बिटवीन AS एंड AD इज स्ट्रक एट द लोअर लेवल ऑफ GDP, लोअर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। उसको क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में फिर वही बात आ जाती है, डायग्राम कैसे हम शो करेंगे। ये डायग्राम बच्चे वैसे ही रहेगी, बट पहले जो ऊपर वाली लाइन आ रही है यहाँ तो आपको पता ही है 45 डिग्री आपका क्या है, 45 डिग्री पे इनकम है। ठीक है, ये YD है, AD है सॉरी एग्रीगेट डिमांड, और ये Y इनकम है। और ऊपर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट तो इस ऊपर वाले लेवल पे आ रहा है, लेकिन आपने प्लान क्या किया है, कम किया है, तो ये बीच वाला डेफिशिएंसी है। और ये कौन सा पॉइंट आ गया, ये फुल एम्प्लॉयमेंट आपका इस पॉइंट पे था और अंडर एम्प्लॉयमेंट इस वाले पॉइंट पे आ रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्योंकि इसको काट रहा है ना वो जो नीचे वाले पॉइंट से, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला आ जाएगा इक्विलिब्रियम GDP। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे दूसरा क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप। सो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड creates deflationary gap in the economy. It is a situation when lack of demand leads to deflationary pressure in the economy. Inducement to investment is hurt. इसमें inducement to invest क्या होती है, hurt होती है। लो एग्रीगेट डिमांड है जिसकी वजह से लो इन्वेस्टमेंट होगी, जिसकी वजह से लो आउटपुट होगी, और जिसकी वजह से फिर लो एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी, और ये चलता रहता है। Consequently, economy slips into deflationary spiral और लो इक्विलिब्रियम लेवल ट्रैप पे फंस जाती है इकोनॉमी। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ जो डिफ्लेशनरी गैप है उसको हम कैसे बात करेंगे, उसका भी फिर वही बनेगा। ये पहले AD आ गया, ये हमारा Y इनकम आ गया, ये 45 डिग्री पे इनकम आ गई। ठीक है, ये Y इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट ऊपर आ रहा है और प्लांट वाला नीचे है। हम प्लांट कम ही करेंगे ना डेफिशिएंट डिमांड में, तो ये क्या हो गया, हमारा डेफिशिएंसी आ गई। और ये इसको क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। और उसके बाद तीसरा क्या आएगा, अनडिजायर्ड स्टॉक्स पाइल अप हो जाएंगे। इन अ सिचुएशन ऑफ लो एग्रीगेट डिमांड, प्रोड्यूसर्स आर नॉट विलिंग टू सेल ऑल दैट दे प्लान टू सेल, अकॉर्डिंगली अनडिजायर्ड स्टॉक्स टेंड्स टू पाइल अप। क्लियरेंस ऑफ अनडिजायर्ड स्टॉक ऑफन लीड टू फॉल इन प्राइसेस एंड फॉल इन प्लान्ड आउटपुट। और उसके बाद लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। यस, डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड कॉजेज लॉस ऑफ प्रॉफिट। दिस हैपन्स बिकॉज प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू क्लियर देयर स्टॉक, क्योंकि डिमांड नहीं है, और अनडिजायर्ड स्टॉक्स लीड्स टू प्राइस क्रैश, और उसकी वजह से उनको दाम कम करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। हाँ, ज़्यादा डिमांड होने से भी प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम क्या है उसको सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है। एक्सेस डिमांड मींस एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड। डिमांड इज सेड टू बी एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। According to the Keynes, AD is excess when it is more than aggregate supplies corresponding to the full employment in the economy. और इस केस में क्या है, ये देखिए बड़ी अच्छी चीज़ है
ये 80 यहाँ पे है और 100, मतलब आपका फुल एम्प्लॉयमेंट 80 पे आ रहा है, लेकिन आपको प्लान ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो ये क्या आ गया, एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा है आपके पास, प्लान आप ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम तो आपका इसी 80 वाले पॉइंट पे भी आ जाएगा, पर आप प्लान ज़्यादा कर रहे हो। ये क्या आ गया, एक्सेस डिमांड। और उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं। कॉजेज़ आर ऑलमोस्ट ऑपोजिट ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड। नेचुरली जो हमने डेफिशिएंट डिमांड में कॉजेज़ पढ़े थे, बिल्कुल उसके रिवर्स आ जाएंगे, रेसिप्रोकल आ जाएंगे। ब्रीफली देयर आर टू प्रिंसिपल कॉजेज़ ऑफ एक्सेस डिमांड। एक तो है टू सेक्टर इकोनॉमी में, ये जिसको कि हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं, इसमें फिर आ गया इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और दूसरा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और फोर सेक्टर इकोनॉमी जिसको कि हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं, 1 और 2, ऊपर वाले पॉइंट तो ये रहेंगे ही रहेंगे, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, डिक्रीज इन इंपोर्ट एंड कट इन टैक्स रेट्स, ये सारा कुछ आ जाएगा। और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, 3 क्रिटिकल सिचुएशंस बन जाएंगी इकोनॉमी में जब एक्सेस डिमांड होती है। पहला क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप। इन दिस सिचुएशन दिस लेवल ऑफ आउटपुट डजंट राइज, in fact it cannot rise because factors are already fully employed. Output level remains constant corresponding to full employment level. और उसके बाद on the other hand excess demand generates pressure of demand on the existing resources. Accordingly cost of production tends to rise, जिसकी वजह से क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा इकोनॉमी में। तो एक्सेस डिमांड से क्या होएगा, प्रेशर किस पे आएगा, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से क्या होएगा, फिर राइज इन जनरल प्राइस लेवल आ जाएगा। और उसके बाद आउटपुट लेवल रिमेन्स कॉन्स्टेंट बिकॉज रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड। और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप कैसे करेंगे, ये फिर वही आ गया। ये देखिए पहले आपने 80 पे आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट किस पे आएगी, 80 पे, पर आपको प्लान ज़्यादा करना पड़ रहा है। ओके बेटा, ये समझ आ गया ना। ये डायग्राम बिल्कुल डेफिशिएंट डिमांड के रेसिप्रोकल है, देखने में वही लगती है, लेकिन अब यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट आपका नीचे हो गया और प्लान ऊपर आ गया। राइट हो, चलो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक जीडीपी। सो स्टैटिक जीडीपी हम किसको बोलेंगे, इट मीन्स द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी रिमेन्स कांस्टेंट though the market value of goods and services fails to generate higher जीडीपी इन द इकोनॉमी। क्योंकि डिमांड एक्सेस होने की वजह से प्रोडक्शन तो उतनी ज़्यादा एक्सेस नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है, बट जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएंगे और जीडीपी ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पाएगी। तो एक्सेस डिमांड और स्टैटिक जीडीपी क्या चीज़ है, वो फिर आपके पास वही डायग्राम बन जाएगी। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड आ गया, ये इनकम आ गया, फुल एम्प्लॉयमेंट आपका 80 पे है और प्लान्ड कितना है 100, और ये आएगा एक्सेस, इसको एक्सेस डिमांड बोलेंगे। ये एरिया कौन सा आ गया बेटे, एक्सेस डिमांड वाला। एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल, तो इसकी हम बात करेंगे अब। इट इज ए सिचुएशन व्हेन वेजेस कैचेस प्राइस एंड कैचेस वेजेस, मतलब अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी मे बी ड्रिवन टू ए सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, इसमें इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। दिस इज हाउ द वेज प्राइस स्पाइरल ऑपरेट्स। owing to excess demand there is a pressure on the demand on the existing resources which will rise in cost of production. Rise in wages lead to rise in the general price level. ठीक है बच्चे, और उसके बाद क्या होगा, rise in prices lead to rise in cost of production living, और जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग राइज हो जाएगी और वेजेस को अगेन बढ़ाना पड़ेगा, एंड इट विल टर्न किस में हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन बिकम्स अ सीरियस थ्रेट टू द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और अब अगला उसका क्या पॉइंट बनेगा कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लाइक डेफिशिएंट डिमांड एक्सेस डिमांड आल्सो कॉजेज लॉस ऑफ प्रॉफिट। सो जब प्रॉफिट नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू रेज देयर सरप्लस सप्लाई, सॉरी, इन अदर वर्ड्स, क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाएंगे उसके बाद। इन अदर वर्ड्स देयर इज ए लॉस ऑफ प्रॉफिट ओइंग टू अनयूटिलाइज्ड डिमांड इन द इकोनॉमी। ओके बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि डिफरेंस क्या है एक्सेस डिमांड का
ठीक है जी। अब हम बात करेंगे, डिफरेंस है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, जिसको कि हम इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप भी बात कर सकते हैं। तो ये हमारा अब हम पोर्शन है इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप का डिफरेंस। सो पहले इन्फ्लेशनरी गैप है ये और ये डिफ्लेशनरी गैप है। इसमें पॉइंट आ रहा है बेटे, इट इज द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर एंड अबव इट्स इन लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। और डिफ्लेशनरी गैप में ये क्या आ जाएगा, इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम द लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। और दूसरा क्या है, इसमें एडी इज ग्रेटर देन एएस, और इस केस में क्या आएगा, एडी इज लेस देन एएस। और इन्फ्लेशनरी गैप में लेवल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट, और यहां पे आएगा लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन दैट एट फुल एम्प्लॉयमेंट। एंड उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या बेटा, देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, एंड हियर इट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी रहेगी जब डिफ्लेशन है। और इन्फ्लेशन के समय वेजेस प्राइस स्पाइरल लीड करेगा, ठीक है, और यहाँ इट लीड्स टू लो लेवल इक्विलिब्रियम। और डिफ्लेशनरी गैप में क्या आएगा, लो लेवल इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेजर्स क्या हैं हमारे पास, ठीक है जी। मेजर्स हमें क्या लेने हैं टू करेक्ट द डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। तो उसके दो तरीके हैं, एक तो हम फिजिकल पॉलिसी बना के और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी बना के, या उसको हम फिजिकल रिफॉर्म्स या मॉनेटरी रिफॉर्म्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, फिजिकल रिफॉर्म्स। सो फिजिकल रिफॉर्म्स रेफर्स टू बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी विद अ व्यू टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। और उसके बाद है कंपोनेंट क्या है फिजिकल पॉलिसी और उसके वेज क्या है उसको यूज़ करने के। सबसे पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इनकम बहुत सारे खर्चे करती है, उसमें एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड डैम्स एंड ब्रिजेस एटसेट्रा, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम। तीसरा, एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स ऑफ सब्सिडी टू द प्रोड्यूसर्स विद अ व्यू टू इनकरेज प्रोडक्शन। ठीक है बच्चे। और उसके बाद बोरिंग्स ऑफ फ्रॉम आरबीआई, ये भी करती है सरकार, ठीक है, ये भी करेगी, बोरिंग्स भी करेगी। अच्छा ये सॉरी पेज पलट गया, ये आ गया, ठीक है। तो यहां पे हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इस तरह के ये खर्चे हैं, वो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गया। अब इसको फिजिकल पॉलिसीज के फॉर्म में कैसे यूज कर सकती है, व्हेन देयर इज एन एक्सेस डिमांड, जब एक्सेस डिमांड होगी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस्ड, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड व्हेन देयर इज डेफिशिएंट डिमांड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा। जब बेटा एक्सेस डिमांड होगी तो सरकार अपना खर्चा रिड्यूस कर देगी, कॉमन सेंस है, और जब डिमांड कम है तो सरकार इन चीज़ों पे खर्चा बढ़ाएगी ताकि लोगों को रोजगार मिले। और उसके बाद दूसरा फिजिकल रिफॉर्म या मेजर कौन सा है, टैक्सेस के फॉर्म में। टैक्सेस तो हमें पता है कि ये कंपलसरी पेमेंट टू बी मेड टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड्स। बाय इंक्रीजिंग द टैक्स बर्डन ऑन द हाउस होल्ड द गवर्नमेंट रिड्यूसेस देयर डिस्पोजेबल इनकम, accordingly aggregate demand is reduced, excess demand is managed. On the other hand, by lowering the tax burden the government increases disposable income of the households, accordingly AD is raised and deficient demand is managed. ठीक है बच्चे। और उसके बाद थर्ड क्या है, पब्लिक बोरिंग एंड पब्लिक डेट। सो पब्लिक बोरिंग में क्या है, बाय बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक द गवर्नमेंट क्रिएट्स पब्लिक डेट इन ए सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। इसमें क्या होएगा, द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक एंड सो दैट पब्लिक के पास ग्रेटर लिक्विडिटी आए और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हाई हो जाए। एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन देयर इज ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, जब एक्सेस डिमांड होती है द गवर्नमेंट स्टेप्स अप द पब्लिक बोरिंग स्टॉप, ठीक है, ऑफरिंग अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसे बोरिंग करना शुरू कर देती है ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देके। दिस रिड्यूसेस लिक्विडिटी विद द पीपल, इससे लिक्विडिटी कम हो जाती है लोगों के पास। अकॉर्डिंगली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आल्सो रिड्यूसेस एंड एक्सेस डिमांड इज मैनेज्ड, और एक्सेस डिमांड को फिर मैनेज किया जा सकता है। और उसके बाद
अब हम आगे बढ़ेंगे, ये पेज नंबर 15 आ गया, ठीक है जी। बोरिंग्स फ्रॉम आरबीआई, बोरिंग्स फ्रॉम आरबीआई में क्या आएगा, बोरिंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द आरबीआई इज अनदर एलिमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, इट इज increased to fight deflationary gap and reduces to fight inflationary gap. Higher borrowing reduces greater liquidity in the releases greater liquidity in the economy as required to correct deflationary gap. When borrowing is reduced, the amount of liquidity in the economy is also reduced as desired to correct deflationary gap in the economy. ठीक है जी। तो आरबीआई क्या बोरिंग कब करेगी, वो डिफ्लेशन को कम करने के लिए ज़्यादा बोरिंग करेगी, ठीक है। बोरिंग ज़्यादा करने से वो मार्केट में पैसा देना चाहेगी ना, और जब इन्फ्लेशन होगी तो वो बोरिंग ज़्यादा नहीं करेगी। और अब उसके बाद बेटे मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी रिफॉर्म्स या मॉनेटरी मेजर्स, एप्लीकेशन ऑफ मॉनेटरी मेजर्स टू इंस्ट्रूमेंट्स टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो इसमें बेटे पहले क्या आएगा, बैंक रेट एंड रेपो रेट्स आर रेज्ड बाय आरबीआई, वो आरबीआई द्वारा रेज किए जाएंगे। रिजर्व रेपो रेट इज रेज्ड बाय द आरबीआई परसुइंग द पॉलिसी ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और उसके बाद सीआरआर को रेज कर दिया जाएगा टू लोअर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। और एसएलआर भी रेज कर ली जाएगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट भी रेज कर दिया जाएगा, और मोरल प्रेशर भी डाला जाएगा आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक्स के। तो अंडरस्टूड है, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के थ्रू परस्यू करने होते हैं, ये सारे मॉनेटरी मेजर्स, ठीक है बच्चे। ये समझ आ गया ना, इजी पॉइंट है ना बेटे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 16, क्रेडिट राशनिंग भी क्या करेंगे, वो इंट्रोड्यूस कर देंगे। ओके, अब यहां पे अगला आ गया, एप्लीकेशन ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। तो पहला क्या है, बैंक रेट एंड रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। रिवर्स रेपो रेट को भी कम कर दिया जाएगा। सिक्योरिटीज आर परचेज्ड टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम, क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड है, मांग को बढ़ाने के लिए सीआरआर भी कम कर दी जाएगी, एसएलआर भी कम कर दी जाएगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम कर दिया जाएगा, मॉरल प्रेशर भी लिबरल कर दिया जाएगा, कि उनको बोला जाएगा बैंक्स को आरबीआई के द्वारा कि आप मार्केट में बिना किसी रोक टोक के लोन देते जाओ, ताकि लोगों के पास लिक्विडिटी बढ़े। क्रेडिट राशनिंग भी विड्रॉ कर ली जाएगी। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल मेजर्स। तो पहले मॉनेटरी पॉलिसी में इट इज़ ए पॉलिसी ऑफ करेक्टिंग डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी बाय कंट्रोलिंग सप्लाई ऑफ क्रेडिट। और फिस्कल पॉलिसी इट्स ए करेक्टिंग मेजर of excess and deficient demand in the economy by managing revenue and expenditure of the government। ठीक है बच्चे। और उसके बाद लास्ट में अब हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, और इधर फिर आ गया फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज परस्यूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट द्वारा परस्यू की जाती है। और मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या हैं, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एटसेट्रा। और इसके टूल्स कौन से फिस्कल पॉलिसी के, टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरिंग्स एटसेट्रा। ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी कंप्लीट करता हूँ। मैंने पूरा चैप्टर इस वीडियो में करा दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।